डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। जैसा आपको सभी को पता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है और हर फर्म को वो मॉडर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो इस कॉम्पिटिशन्स को मीट आउट करने के लिए फर्म को स्ट्रॉन्ग करे और फर्म को अलाउ करे। उसी में से एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। बिकॉज आज के ज़माने में कोई भी फर्म प्योर कैश सेल्स पॉलिसी पे वर्क नहीं करती है, क्योंकि कैश का मूवमेंट उतना ज़्यादा इजी नहीं है और कई केसेस में जब पेमेंट का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम इमीडिएट कैश पेमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर credit sales a very normal phenomena, is a very general policy among the firms। बहुत ही जनरल बात है कि वो उधार बिक्री करते हैं, एंड ये जो उधार बिक्री है इन्हीं को हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। ऑल दीज क्रेडिट सेल्स विच आर रिसीवेबल एट द फ्यूचर डेट, these are known as receivables और sometimes they are also referred as sundry debtors। इनको sundry debtors के नाम से भी जानते हैं। As we all know that फर्म का जो मेन सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का वो सेल्स के ही थ्रू होता है, एंड देयरफॉर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रिसीवेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर रिसीवेबल्स? सो एज आई टोल्ड यू, व्हेन फर्म मेक्स क्रेडिट सेल्स then you and in the case of credit sales you do not receive immediate payment, it is received on certain future date। so ये जो पेमेंट आपको फ्यूचर डेट में मिलने योग्य है इसी को हम रिसीवेबल्स बोलते हैं। now what is the basic objective? The basic objective of credit management is to manage the receivables in such a way that sales are expanded to an extent to which risk remains within an acceptable limit। To understand this objective, we need to understand that credit sales policy boost our sales levels, overall sales levels। Generally उधार बिक्री से हमारी सेल्स बढ़ती है and higher sales also leads to higher profitability। So this is the plus side of credit sales policy, that it leads to higher sales levels and उससे हमें क्या होता है कि higher sales level से हमें फिर profitability भी हमारी increase होती है। But with the increase in higher credit sales, there are certain risks as well। So there are two types of basic risk। First, risk of liquidity crunch। जैसे जैसे क्रेडिट सेल्स बढ़ती जाएगी कैश फ्लो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, आपके पास कैश की मात्रा कम हो सकती है। सेकेंड, आपका बैड डेट लॉसेस भी बढ़ते चले जाएंगे, बैड डेट का लॉसेस का रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे क्रेडिट सेल्स का अमाउंट ओवरऑल सेल्स में बढ़ता जाएगा। सो एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें क्रेडिट सेल्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि हमें कितनी क्रेडिट सेल्स करनी चाहिए सो दैट हम एक्सेप्टेबल लिमिट में रिस्क को बियर भी कर सके। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैनेज द रिसीवेबल्स इन सच अ वे दैट सेल्स आर एक्सपैंडेड टू एन एक्सटेंट टू विच रिस्क रिमेन्स विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल सेल्स लेवल्स को प्रभावित ना करे, वर्किंग को प्रभावित ना करे। सो बेसिकली देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन increased sales generated by credit policies and the cost of such policies। so हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रेडिट सेल्स को नहीं अडॉप्ट करना है। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू वी हैव टू अडॉप्ट सम मिडवे। हमें एक मिडवे देखना पड़ेगा जहां पे हम अपनी सेल्स को भी मैनेज कर पाए और रिस्क को भी साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाए, वो एक लिमिट से ऊपर ना जाए। सो दिस इज व्हाट अबाउट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, और इसी एस्पेक्ट को हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट टेक केयर करने की कोशिश करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी आर एक्सटेंडिंग आवर क्रेडिट सेल्स फैसिलिटी देन व्हाट आर द कॉस्ट इनकॉर्पोरेटेड मींस एसोसिएटेड विद दिस क्रेडिट सेल्स। सो बेसिकली जब हम क्रेडिट सेल्स की फैसिलिटी दे रहे हैं देन द पॉसिबल कॉस्ट आर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड डेटर्स, मतलब जो हमने उन्हें उधार दिया है, आपको जैसे पता है कि प्रोडक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। प्रोडक्शन हमें लगातार करते रहना है, हमें ऐसा नहीं है कि हमने क्रेडिट सेल्स किया और हम फिर
अगर वो 15 दिन बाद उसका पेमेंट मिलना है तो हम वेट करें और 15 दिन बाद उसका पेमेंट मिलेगा फिर आगे का प्रोडक्शन करेंगे. नो, वी नीड फंड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस. सो हम वो जो फंड्स की जरूरत है, तो जब हम क्रेडिट सेल्स करेंगे फॉर दैट टाइम पीरियड वी नीड टू अरेंज कैश फ्रॉम समवेयर, वी नीड टू अरेंज फंड्स फ्रॉम समवेयर. तो उस पे जो इंटरेस्ट देना होगा, दैट इज द कॉस्ट. सेकेंड, अकाउंटिंग चार्जेस मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कि हमें जो रिसीवेबल्स अकाउंट्स मैनेज करने में, उनकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में जो कॉस्ट आती है. एंड देन कलेक्शन चार्जेस, हमें रिसीवेबल्स कलेक्ट करने के लिए भी उनको फॉलो अप करना होता है, रिमाइंड करना होता है, पैसा ट्रांसफर करवाना होता है. एंड देन बैड डेट रिस्क. So these are the possible costs which are associated with the receivables management. On the other hand, the possible profit is higher level of sales. So what should be the level of credit sales? हमें कितना credit sales करना चाहिए? Should we go for strict credit sales policy कि नहीं, हमें बहुत ही कम credit sales की policy adopt करनी चाहिए, बहुत ही कम लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए और बहुत strict norm रखने चाहिए, या हमें लिबरल नॉर्म रखने चाहिए? जब आप लिबरल नॉर्म रखेंगे तो ज्यादा लोगों को क्रेडिट सेल्स के लिए एलिजिबल होंगे और ज्यादा लोगों को आप क्रेडिट सेल्स के लिए मतलब आपका लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स भी ज्यादा होगा. तो कितना होना चाहिए? स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, लूज पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑल दीज डिसीजंस शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल राइज इन प्रॉफिटेबिलिटी. कि कोई भी क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप लिबरल या कुछ भी उसमें चेंज करने का, आपको देखना पड़ेगा कि उस पॉलिसी की वजह से सेल्स में कितना एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट में कितना एडिशनल इंक्रीज हो रहा है, और फिर दोनों को कंपेयर करना चाहिए. अगर प्रॉफिट में ज्यादा इंक्रीज है कॉस्ट से, तो वो क्रेडिट पॉलिसी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी चेंज की वजह से कॉस्ट में ज्यादा चेंज आ रहा है और प्रॉफिट्स में कम चेंज आ रहा है, तब आपको उस क्रेडिट पॉलिसी की चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. सो वट एवर डिसीजन यू टेक अबाउट making a change in the credit policy, it should be based on incremental cost and incremental profit. So in this graph we are trying to show the trade-off between liquidity and profitability. And so on vertical axis we have taken cost and profitability, on horizontal axis we have taken the type of credit policy. So this downward sloping curve is showing the liquidity issue, and this upward sloping curve is showing the profitability as well as the basically risk level. So or the cost, you can say, associated with the receivables management. So as you see, so if we adopt a strict credit policy, means where we have very strict credit norms, and बहुत कम ही लोग उस credit norms को पूरा कर पाएंगे, जिससे बहुत कम लोगों को ही हम उधार देंगे. तो when you have very strict credit policy, that means when you are extending credit sales to very few people, then obviously you will have higher liquidity, means liquidity का उतना issue नहीं होगा, and you will also have higher security level, bad debt का उतना नहीं होगा, but you will have low profitability क्योंकि sales levels कम होंगे. But if you have liberal credit policy, if you have liberal credit norms, many people will be eligible for getting that credit sales facility. तो आपकी credit sales भी ज़्यादा होगा. Although it will lead to higher profitability, but it will also lead to higher risk levels. Risk of bad debt losses, risk of high cost, as well as there will be liquidity crunch also. Liquidity बहुत decline हो जाएगी. So the question is not to have very liberal or very strict, rather than we have to opt for midway, where we have optimum level of profitability as well as risk level and liquidity issue. So issue is we need to find out a midway between a strict credit policy and liberal credit policy, where we do not lose profitability and where we are not suffering from liquidity issues. We also have a manageable level of risk levels. Therefore, we should try to find out this optimum level of credit policy. And this is all about receivables management. Receivables management में हम इसी स्तर को या इसी चीज को find out करने की कोशिश करते हैं. Now, credit policy has four main components. One is credit standards, another is credit period, next is cash discount, and collection effort. These are four main important components of credit policy. And इसी के आधार पर हम बात करेंगे कि किस तरह हम कहते हैं कि कहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी या लूज पॉलिसी होगी, या और इससे पहले कि हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ें,
हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी बेसिकली 3 तरह की हो सकती है, एक स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और एक इंटरमीडिएट जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लिबरल नहीं है। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी में नॉर्म्स बहुत टफ होते हैं और बहुत कम लोगों को क्रेडिट सेल्स की फैसिलिटी मिल पाती है। लिबरल में हमारे नॉर्म्स रूल्स बड़े सिंपल होते हैं और हम उनको बहुत लोग उस बेसिकली नॉर्म्स को पूरा कर लेते हैं, तो उनको हम बहुत क्रेडिट सेल्स का लेवल भी ज्यादा होता है। और इंटरमीडिएट में ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना ही बहुत ज्यादा लिबरल। वन मोर थिंग, क्रेडिट पॉलिसी मीन्स द रूल्स, द कंडीशंस, द प्रोसीजर ऑफ क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है क्रेडिट सेल्स पॉलिसी के क्या कंपोनेंट होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, और उन रूल्स, कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स को ही जो पूरा कर पाएगा हम उसी को ही क्रेडिट सेल्स की सुविधा देंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। So credit standards means what rules and conditions or standards should be applied in accepting or rejecting a business partner for credit granting. मतलब हम किन बेसिक नॉर्म्स, किन बेसिक रूल्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करेंगे अपने किसी बिजनेस पार्टनर को क्रेडिट सेल्स फैसिलिटी एक्सटेंड करने के लिए। सो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में भी लाइक मतलब क्या हो सकते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड्स या क्रेडिट रूल्स, लाइक लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग। आपने सुना ही है आजकल बहुत क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काफी ज्यादा हैं, तो हम किसी बिजनेस पार्टनर की क्रेडिट रेटिंग भी फिक्स कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है उनकी A+ होगी या A++ क्रेडिट रेटिंग होगी, तभी उनको हम उधार बिक्री की सुविधा देंगे। उनके टर्नओवर के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि जिनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, 1 करोड़ से ज्यादा हो पर एनम, उनको हम देंगे, मींस साइज ऑफ बिजनेस। फिर प्रेजेंस इन द मार्केट, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो पिछले 15-20 सालों से बहुत पुरानी फर्म है उन्हीं को देंगे, जो नई फर्म है आप उनको नहीं देंगे क्योंकि उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और दूसरा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका कैश लेवल या बैंक बैलेंसेस लगभग ये एक मिनिमम लिमिट तक होगा उन्हीं को हम क्रेडिट सेल्स फैसिलिटी एक्सटेंड कराएंगे। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि किन आधार पर, किन शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को आप क्रेडिट सेल्स की फैसिलिटी देंगे। Generally, 4 C's are very famous when we are talking about credit standards. That is character, capacity, capital, and collateral. So these, on the basis of these 4 C's, generally we decide who is eligible or who is not eligible for getting credit. Character means the willingness of the customer to honor his obligations. If it reflects integrity, a moral attribute that is considered very important by credit managers. Means कि एक जो बिजनेस पार्टनर है उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रहा है, कि नॉट ओनली विद आवरसेल्फ, इनफैक्ट विद अदर कस्टमर्स एज वेल, कि जो बाकी कस्टमर्स हैं उन्होंने अगर उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी थी तो क्या उसने समय पे उनको भुगतान कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, थर्ड पार्टी से इसके बारे में राय ले सकते हैं, या आप भी देख सकते हैं कि आपने पहले जब उसे क्रेडिट फैसिलिटी दी थी तो क्या उसने टाइमली पे किया था कि नहीं किया था। सो character is very important. Second is capacity. Capacity means only character is not important. एक पर्सन हो सकता है कि वो अपने लाइबिलिटीज को टाइम पे मीट आउट करना चाहता हो, बट उसकी बिजनेस की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो टाइमली अपनी लाइबिलिटीज को मीट आउट कर सके। मतलब उसके पास कैश या कैश बैलेंसेज इतने नहीं है, या उसका टर्नओवर इतना नहीं है, या उसके पास प्रॉफिट इतना जनरेट नहीं हुआ है कि वो पे कर पाए। एंड दैट इज व्हाई कैपेसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट when you are going to extend your credit facility. So capacity means a business partner must have sufficient level of turnover, cash and cash balances and profit ये सब जब sufficient होगा तभी वो अपने future obligations को meet out कर पाएगा। Next is capital. Business partner must have sufficient financial reserves as well, means share capital ठीक ठाक होनी चाहिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस उसके पास ठीक सफिशिएंट होने चाहिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एंड लास्ट कोलैटरल। कोलैटरल मींस सिक्योरिटी, कि कस्टमर आपसे क्रेडिट सेल्स ले रहा है, आपसे सेल्स उधार ले रहा है, तो उसके पीछे क्या रख रहा है कि कल को अगर वो मीट आउट नहीं कर पाया तो उसके बदले में आप कौन सी चीज आपके पास गिरवी रख रहा है। तो कोलेटरल भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 C's यू मे डिसाइड व्हाट वुड बी द मतलब कौन उसमें एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। इन 4 पैरामीटर्स या इन 4 आधार के बेसिस पे आप अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। सो
लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स कि कैसे हमें करना चाहिए कि अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखने हैं तो बहुत कम लोग मीट आउट कर पाएंगे। अगर थोड़े अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स यानी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स थोड़े लिबरल रखेंगे तो ज्यादा लोग उसको पूरा कर पाएंगे, तो आपके क्रेडिट सेल्स बढ़ेंगे। तो हमें कितनी पॉलिसी करनी चाहिए, हमें लिबरल करना चाहिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। द एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रिलैक्स इट्स क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. As a result of this new credit policy, the company is expecting an increase in sales by rupees 10 lakh, on which bad debt losses would be 10%. The variable cost is 80% of sales. The average collection period is 30 days, and the post-tax cost of capital is 10%. The tax rate is 40%. Should the company relax its credit norms? तो एबीसी कंपनी एक है जो अपने क्रेडिट नॉर्म्स को रिलैक्स करना चाहती है और जिसकी वजह से उनके बेसिकली सेल्स बढ़ने की संभावना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर लिबरलाइजिंग योर क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, योर सेल्स लेवल विल गो अप, योर प्रॉफिटेबिलिटी में गो अप, बट your cost will also go up and risk of bad debt losses will also go up. So you need to find a balance between these. So हमें इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल पे हमने कहा था हमें डिसीजन लेना है। सो दिस इज द सोल्यूशन। सो सबसे पहले हमने देखा इंक्रीज इन सेल्स 10 लाख रुपए का हुआ है। अगर वो लिबरल करता है, ये एक्सपेक्टेड है कि 10 लाख रुपए की सेल्स बढ़ेगी और उसका कंपोनेंट कितना है, देखिए अगर 10 लाख की सेल्स बढ़ेगी तो हमें कॉस्ट तो घटाना ही पड़ेगा, वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, वो वेरी नहीं करती, तो हमें सिर्फ इसका वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट घटाना पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट इज 80% ऑफ सेल्स। So then 80% of sales, that is 8 lakh rupees, 10 lakh का 80% 8 lakh. Then less bad debt losses, हम bad debt losses भी घटाएंगे। bad debt losses आपका कितना है, the bad debt losses is would be 10%. So 10% का रिस्क है, तो 10% of 10 lakh is 1 lakh. So आपका bad debt losses, सो हम बिफोर टैक्स सरप्लस कैलकुलेट कर ले रहे हैं या बिफोर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस बैड डेट लॉसेस, दैट इज 1 लाख. सो नाउ वी हैव बिफोर टैक्स सरप्लस इज 1 लाख. लेट अस डिडक्ट टैक्स इज 40%. सो यहाँ पे बेसिकली जो फोर्थ में आइटम आया है इनटू टैक्स रेट करेंगे, दैट इज 40%, तो आप देखिएगा 40,000 रुपए आएगा. एंड देन पोस्ट टैक्स सरप्लस यानी बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे, देन वी आर हैविंग 60,000 रुपीज. नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ फंड्स, मींस कि जितने समय के लिए हमने उधार दिया है उतने समय के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी तो चलती रहेगी, उसके लिए हमें फंड्स अरेंज करना पड़ेगा काम करने के लिए. तो लगभग कितना हमें फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे. सो फंड्स अरेंज करने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि दिस इज इक्वल टू sales divided by 360. We are assuming that there are 360 days in a year. 360 per day sales आ गया, sales divided by 360 per day sales into average collection period. कितने दिनों के लिए हम उधार दे रहे हैं, हम उधार दे रहे हैं लगभग बेसिकली average collection period is 30 days. तो 30 days के लिए हमारा उधार चल रहा है, एक उधार लगभग 30 days के लिए चलेगा. तो पर डे सेल्स इससे आ जाएगी. एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 दिन, तो हमें 30 दिन के लिए पता चल जाएगा कि लगभग 30 दिन की सेल्स कितना है. उसका वेरिएबल कॉस्ट शेयर, क्योंकि जो सेल्स होता है उसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड होता है, तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शेयर ले रहे हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, रिमेंबर. एंड देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये जब फंड अरेंज करेंगे तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज नेट कॉस्ट, हमें जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो यही देखिए, सेल्स डिवाइडेड बाय 360 विल गिव यू द पर डे सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड, कितने दिन के लिए हो रहा है उतने दिन की कितनी सेल्स के बराबर आ जाएगा, इनटू वेरिएबल कॉस्ट, तो कितनी लागत लगेगी हमें एडिशनल और उस पर कितना इंटरेस्ट बर्डन आएगा. तो एक तरह से ये नीचे आपका दिया है. दिस कम्स टू 666.67. सो जब हमने पोस्ट टैक्स सरप्लस से ये माइनस कर दिया कॉस्ट, तो हमारा इंक्रीमेंटल गेन और लॉस क्या है, 53,333. So finally we have this positive figure. So there is a profit, means positive figure आ रही है. Therefore we should adopt this credit change policy, क्योंकि cost कम है
और गेन सरप्लस ज्यादा है एंड देयरफॉर दिस इंक्रीमेंटल देयर इज एन इंक्रीमेंटल गेन क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है. सो वी शुड अडॉप्ट दिस क्रेडिट पॉलिसी चेंज. द सेकंड कंपोनेंट इज क्रेडिट पीरियड. क्रेडिट पीरियड मतलब कितने समय के लिए आप उधार दे रहे हैं, ये भी एक कंपोनेंट है. अगर आप क्रेडिट पीरियड बढ़ा देते हैं तो वो भी एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का इंडिकेटर है. तो जनरली क्रेडिट पीरियड रेंजेस फ्रॉम 15 to 60 days. Higher the credit period, more is the expected sales, but also higher would be the bad debt risk, administrative cost and opportunity cost. तो सेल्स भी बढ़ेगा हायर क्रेडिट पीरियड से, लेकिन बैड डेट रिस्क, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ने का रिस्क है. शॉर्टर द क्रेडिट पीरियड, आप छोटा क्रेडिट पीरियड करेंगे तो एक्सपेक्टेड सेल्स वुड नॉट इंक्रीज मच. एक्सपेक्टेड सेल्स बहुत नहीं बढ़ने की संभावना है, बट हाँ बैड डेट रिस्क भी कम होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी घटेगी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम होगी. सो डिपेंड करता है, यानी क्रेडिट पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्रेडिट पॉलिसी का. तो चलिए देखते हैं कि कब हमें क्रेडिट पॉलिसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यहां जब हम क्रेडिट पीरियड की बात करते हैं तो जो हमने अभी यहां पे आपका ये जो लास्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ फंड्स की, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा उसका क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो निकाला था. क्रेडिट पीरियड के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है. वो जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे रिमेंबर क्रेडिट पीरियड चेंज हो रहा है. तो क्रेडिट पीरियड जब चेंज होगा तो ये जितना भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट सेल्स है और जो पीरियड चेंज करने की वजह से जो एडिशनल सेल्स होगी पूरे का क्रेडिट पीरियड से चेंज होगा. तो हमारे नए पे तो जो कॉस्ट आएगी, हमारा एग्जिस्टिंग क्रेडिट सेल्स है उस पे का उसका टाइम पीरियड बढ़ जाने की वजह से उस पे भी एडिशनल कॉस्ट कुछ जनरेट होगी एंड देयरफॉर हमें थोड़ा सा उस फॉर्मूले में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. तो हमें एडिशनल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड न्यू, नया जो एवरेज कलेक्शन पीरियड चेंज हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं. एवरेज कलेक्शन पीरियड ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल डिवाइडेड बाय 360. इससे हमें पता चल जाएगा कि जो क्रेडिट पीरियड में चेंज करने की वजह से है, जो बढ़ा हुआ है क्रेडिट पीरियड, वो उससे कितना एडिशनल सेल्स कॉस्ट जनरेट हो सकती है, प्लस V इंटू दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड न्यू और changed sale, increased sales divided by 360. Again we are assuming that there are 360 days in a year. So इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट पीरियड चेंज कर रहे हैं उससे कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें करने की जरूरत पड़ेगी. So this is the question. The NKM Limited provides 25 days of credit to its customers. Its present levels of sales is rupees 10 lakh. The firm's cost of capital is 10% and the share of variable cost to sales is 75%. The company is considering to extend its credit period to 50 days. देखिए 25 से बढ़ा के 50 दिन कर रहे हैं. Such an extension is likely to push sales by 4 lakh rupees. The expected bad debt on additional sales would be 8% and the tax rate is 30%. So ये है देखिए 25 से 50 कर रहे हैं जिससे bad debt loss 8% एडिशनल सेल्स पे है संभावना है और 4 लाख सेल्स बढ़ने की संभावना है. तो क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, देखते हैं. सो इंक्रीज इन सेल्स विल बी 4 लाख. वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसका 75%, तो 3 लाख हुआ इसका 75% ऑफ 4 लाख. बैड डेट लॉसेस 8% ऑफ 4 लाख 32,000. तो बिफोर टैक्स सरप्लस आ गया 68,000. नाउ टैक्स इज अगेन 40% हियर, दिस इज रिटन 40%, वहां हमने 30% लिखा है, तो लेट अस टेक इट 40%, हम इसे 40% ही ले लेते हैं. सो बट सॉरी, ये एक टाइपिंग एरर है. टैक्स रेट जो है वो 30% ही है, 30% ही हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे. सही है, सॉरी, ये यहाँ पे कोई मिसप्रिंट नहीं है, टाइपिंग एरर नहीं है. 4 मीन्स 4 इंटू टैक्स रेट, सॉरी, फोर्थ कॉलम इंटू टैक्स रेट. टैक्स रेट इज 30%, so 30% that is 20,400 of this surplus. Then इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचा 47,600. Now cost of funds, remember cost of funds का हमें फॉर्मूला चेंज किया था और पीछे डिस्कस किया है, तो वही लगाया. देखिए न्यू कलेक्शन पीरियड माइनस ओल्ड कलेक्शन पीरियड इंटू ओल्ड सेल्स डिवाइडेड बाई 360 प्लस
वेरिएबल कॉस्ट इंटू न्यू कलेक्शन पीरियड इंटू चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाई 360, ये तो आ गया आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की उस पर इंटरेस्ट कितना हमारे बर्डन आएगा. सो दैट इज 76,611.11 रुपीज. तो हमने सरप्लस में से इसको माइनस किया. यहां देखिए इंक्रीमेंटल लॉस आ रहा है. मींस जब क्रेडिट पीरियड हम 25 से 50 डेज का कर रहे हैं तो हमारे क्या है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो उतना एडिक्वेट नहीं है. तो हमें ये जो क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करने की पॉलिसी है वो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए. So these are the two components. Next two components I will talk about in next video lecture. So if you have any query and any question, you can mail me. Thank you very much.